अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान ने आज सीरीज जीत ली 2-0 से। और बाबर आजम का 100 आ गया। इससे ये बाबर आजम का जो 100 था, ये बहुत ही एक तरह से पूरे पाकिस्तान के लिए ना बड़ा एक इमोशनल भी मोमेंट था। ये एक तरीके से उसके लिए खुद तो था ही था, लेकिन हमारे लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हमने मतलब एज अ फैन अगर आप पूछो तो हम रोज टीवी लगाते ही इसलिए थे कि हमें पता है फखर जमान रोज सौ नहीं करेगा, साइम रोज सौ नहीं करेगा, पीछे जितने भी आम इमाम होता था वो रोज सौ नहीं करता था। लेकिन हम जो देखते थे वो इसलिए देखते थे कि यार एक बड़ा 80 या 90 या 70 या 100 जो है वो बाबर का हमें देखने को मिलता था। और मिडिल ऑर्डर में यही रन करता था। हम जीते हैं हारे हैं जो भी हो, लेकिन बाबर के मिडिल ऑर्डर में रन होते तो हम 6,500 रन किए हैं। हम यूज टू हो रहे थे उससे बहुत ज्यादा ना। फिर एकदम से 2-2.5 साल का गैप आता है, और फिर उसके बाद आज वो सॉरी तो उसकी उसका वो एक ऐसा ही इमोशनल मोमेंट बन गया था, जैसे प्रीटी मच लाइक जैसे विराट कोहली का बन गया था एक वक्त, जब उसने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला 100 मारा था। तो वो भी बड़ा वो हो गया था कि यार इतना टाइम से कोई रिजल्ट नहीं आया और एकदम से 100 लग गया, तो वो भी बेचारा बड़ा खैर वो तो जरा ज्यादा एक्सप्रेसिव है। बाबर आजम इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो इतना इमोशंस वगैरह नहीं जाहिर करता। लेकिन बहरहाल बड़ी ही उसने नपी तुली सेलिब्रेशन करी, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज्यादा बचकाना सेलिब्रेशन नहीं थी। उसकी सेलिब्रेशन में भी मेच्योरिटी नजर आई, ये भी मैं बता दूं। यानी बहुत ज्यादा इमोशंस शो नहीं किए उसने। चाहे वो अगर वो कोई छोटा मोटा मैच जीत के 50 कोई 100 कर देता है तो उसमें ज्यादा इमोशंस होते हैं, लेकिन आज इतने टाइम के बाद आके जब वो 100 कर रहा है तो उसमें कोई इमोशंस नहीं थे। मतलब जाहिर नहीं हुए, इमोशंस तो होंगे ऑफ कोर्स, और उसने ज्यादा अपने इमोशंस जाहिर नहीं किए। इससे पता ये चलता है कि लड़का मेच्योर हो गया। अब जो है ना उसके अंदर वो मेच्योरिटी आ रही है, जो कि इस मुश्किल वक्त ने ना उसके अंदर पैदा की है। आगे जाके ये बहुत यूजफुल हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि प्लेयर प्लेयर तो सारे ही होते हैं। मेच्योरिटी जो है ना ये वक्त के साथ आती है। ये इंसान को जब दुनिया में झटके लगते हैं तभी पता चलता है, और उसने झटके खा लिए। तो अब जो है वो फॉर्म भी वापस आ गई है, बल्ला भी ठीक चल रहा है। खैर अभी बाबर पे तो तफसील से बात करेंगे बाद में, लेकिन आज पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं ये पहले इंडिया और उसका साउथ अफ्रीका का मैच डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो पहला दिन है वो कैसा गुजरा। भाई 159 इन्होंने किए, और सारे इनके जो अच्छे बैट्समैन बॉलर्स हैं, सिराज हो गया, बुमराह हो गया। बुमराह को शुरू में विकेट नहीं मिली, लेकिन जब आगे उसने लेनी शुरू करी तो फिर लाते 2 ले गया एक साथ। तो फिर उसके बाद फिर कुलदीप ने भी विकेट ली, अक्षर ने भी विकेट ली। और बड़ा ही तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है यार। मतलब इस बॉलिंग लाइनअप से आप बचोगे तो कहाँ बचोगे। और दूसरी बात ये कुछ प्रीटी मच हमारी जैसी विकेटें दे रहे हैं, या हम ये कह लो हम इनके जैसी दे रहे हैं, हमने इनसे सीखा है। और इनका बॉल बड़ा अलग तरीके का होता है ना, तो वो ग्रिप भी बड़ा अलग लेता है। और इनके बॉलर्स को जाहिर बात है खेलते ही वही हैं, आदत हुई भी है, तो बॉलिंग करनी आती है। स्पिनर्स से दबाते हैं ये भाई। तो फास्ट बॉलर्स ने वैसे आज ज्यादा बॉलिंग की है अच्छी। फास्ट बॉलर्स तो नहीं कहूंगा, जसप्रीत बुमराह ने जो है आज सबसे अच्छी बॉलिंग की है। तो एक तो जसप्रीत बुमराह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है, और फिर आपका ये कुलदीप यादव है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। और ये कुलदीप यादव टेम्बा बबूमा को खा गया, और उसके बाद फिर रियान बोल्डर वो भी 24 रन पे खड़ा था, उसको भी खा गया। तो ये दो बड़ी ऐसी विकेट्स थी। और जसप्रीत बुमराह ने जो ऊपर के 2 आउट किए हैं ना, ऊपर के जो 2 थे ना वो ऐसे खेल रहे थे। बीच में एक वक्त ऐसा आया था कि वो तो लग रहा था कि शायद 100 रन तो अकेले यही डाल देंगे, लेकिन एकदम से जो है इनको दबाया। और फिर मेरा ख्याल है 57 पे पहला, 62 पे दूसरा, तो फिर गिरते ही चले गए फिर एक थोड़े थोड़े रन के गैप से। और एक वक्त इनका था 120 पे 5। तो 120 पे जब 5 था ना, वहां से अगर कोई आदमी ऐसे देखे तो बोलेगा यार चलो 5 विकेट हैं, 200 तो कर ही लेंगे। 160 पे आउट हो जाना ये थोड़ा सा जरा क्रिटिकल है कि यार बहुत जल्दी विकेटें दी हैं। 146, 147, 154, 159, 4 विकेटें तो सिर्फ 10 रन के अंदर चली गई।
तो क्या, बल्कि 5 विकेटें 10 रन में चली गई। तो ये जो इन्होंने बैटिंग की है थोड़ी सी जरा मायूस कौन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इनकी बॉलिंग में नजर आ रही है मुझे। अभी तो खैर बैटिंग इन्होंने बुरी की है, लेकिन मैं वैसे भी बॉलिंग में भी बता रहा हूँ कि भाई जब आपने ब्यान मुल्डर ऊपर लिया हुआ है बॉलिंग के लिए एक ऑलराउंडर, तो कॉर्बिन बॉश को सेकंड ऑलराउंडर खिलाने की क्या जरूरत थी? रबाडा क्यों नहीं खेला मुझे पता नहीं है, होगा कोई रीजन डेफिनेटली, वरना वो टेस्ट मैच मिस कर दे ऐसा हो नहीं सकता, वो भी इंडिया के खिलाफ। कोई रीजन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है कि रबाडा नहीं खेला, वरना रबाडा को उस वक्त खेलना चाहिए था। मैं उनकी क्रिकेट क्योंकि इतनी ज्यादा फॉलो नहीं करता तो मुझे इतना पता नहीं है कि रबाडा क्यों नहीं खेला, लेकिन खेलना चाहिए था अगर फिट था। अगर रबाडा नहीं खेल रहा था तो कॉर्बिन बॉश नहीं बनता था भाई। आपको बेहतर ये था कि आप रियान बुल्डर तो आपने फास्ट बॉलर लिया हुआ था ना, आप तीसरा स्पिनर के लिए साथ चले जाते ना, सिर्फ सेनुरान मुतुसामी। एक तो ये वो आपको बैटिंग दे देता, कॉर्बिन बॉश भी बैटिंग देता है, लेकिन सेनुरान मुथुसामी एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, ठीक है ना। दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में नहीं चलते। दुनिया में इंडिया में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी ठीक था, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ पहले तो 3 स्पिनर पूरे करते हैं ना। तो पता नहीं बहरहाल अब ये क्या रिजल्ट निकलता है कल। फिर इनकी जो बैटिंग आई है, मार्को एंसन ने आउट तो कर लिया यशस्वी जायसवाल को, लेकिन लेकिन जो इनके जो बाकी जो बैट्समैन हैं केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर खेल तो रहे हैं लेकिन 20 ओवर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 37 रन बनाया यार। ये तो मतलब 2 रन से भी कम का रन रेट है। 2 रन भी होते तो 60 होते, इन्होंने तो 2 रन से भी कम बनाया। इसका मतलब ये है, मैंने क्योंकि देखा नहीं है, मैं हाइलाइट्स फॉलो करी हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इससे समझ में ये आ रहा है कि भाई रन करने नहीं दिया इनको, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो स्कोर इन्होंने निकाल भी लिया होगा फास्ट बॉलर्स पर, अब नहीं बनेगा वो, बस अब नहीं बनता। और अब साइमन हार्मर लगेगा और केशव महाराज लगेगा, बस अब ये 2 स्पिनर जो है ना ये निकाल देंगे पहला सेशन। और ये इंडिया को ज्यादा उछलने की भी जरूरत नहीं है। ये आपने अगर 159 पे किया है ना, 37 पे आपका एक निकल गया है, जरा बच के रहना। मैं बता रहा हूँ ये 100 रन पे खा जाएंगे पूरा तुम्हें। ये जो 2 स्पिनर है ना, साइमन हार्मर खासतौर पे, ये आपने देखा नहीं है, हमने देखा भाई, हमारे मुल्क में आया था, हमने देखा हुआ है ये पकड़ लेता है, और ये जो है ना ये आपको रन नहीं करने देगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये खुले हाथ से रन करने देगा ही नहीं, ये बात मैं बता दूं। और ठीक है, मान रहा हूँ अभी आपके बहुत बड़े बड़े बैट्समैन पड़े हैं, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत लेफ्टी है और साइमन हार्मर तो खा जाता है लेफ्टियों को, तो ये भी जरा देख लेना कि क्या हिसाब किताब बनता है। फिर रविंद्र जडेजा है, ध्रुव जुरैल है, ठीक है। बैटिंग तो अच्छी है, काफी डीप जाएगी, अक्षर पटेल तक अभी एक आउट हुआ है, और अभी 2 प्लेयर जो खड़े हैं उसके बाद भी 1 2 3 4 5 5 बैट्समैन और हैं, ठीक है। अच्छी लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर साइमन हार्मर चल गया ना, बाकी मैं नहीं कहता, केशव महाराज जो है वो बिट्स में विकेट लेता है, बिट्स एंड पीसेस में, यानी फेजेस में लेता है, कि जैसे अभी एक फेज में ले लेगा 2, फिर एक फेज में थोड़ा सा पिट जाएगा, फिर आगे 3 और ले लेगा, वो इस तरह करता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी विकेट्स को। इस साइमन हार्मर जो है ना ये एक झटके में ले जाता है। तो मुझे इसको देखना होगा कल कि ये क्या करता है इंडिया के साथ, ये मजा आएगा इसकी बॉलिंग देख के कल। तो ये इंडिया का मैच हो गया जी, 37 पे एक खड़ा हुआ है, और वॉशिंगटन सुंदर इन्होंने भेज दिया, मेरा ख्याल है उसको शुभमन को सेव कर लिया होगा। जसप्रीत बुमराह अगेन भाई, फाइफर, ये यार कमाल बॉलर है यार। ये ऐसा बॉलर पता नहीं बनेगा दुनिया में, नजर भी आएगा कभी नहीं आएगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है यार, मतलब अनप्लेबल है, अनप्लेबल। यानी एक बॉलर जो अपना इनिशियल स्पेल करता है 57 फॉर 0 पे खड़े हैं, और वहां से वापसी आके 2 आउट कर लेता है एक साथ, भाई ये क्लास बॉलर ही कर सकता है ये आसान नहीं है करना। खैर 12 दिन का ये हो गया मैच, कल देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं भैया हमारे मैच में, द बाबर आजम शो।
खैर मैं इसको बाबर आजम शो इसलिए नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने पाकिस्तान की विक्ट्री में कंट्रीब्यूट किया। तो इससे पहले बाबर आजम को डिस्कस करें, जरा मैच को शुरू से लेके चलते हैं। पहले तो इस पे आ जाओ कि इनके जो श्रीलंका की जब बैटिंग आई थी तो इनके ओपनर दोनों सही खेल रहे थे, कमिल मिशारा और ये प्रथम निसांका, और तेज आ गए थे, मारा था। शाहीन हमारा बैठा हुआ था, तो वसीम जूनियर था और नसीम शाह था और हारिस रऊफ था। तो हारिस रऊफ ने को भी शॉट्स पड़े, नसीम शाह को भी शॉट्स पड़े, और दोनों को विकेटें लेनी नहीं दी। 57-51 पर जाकर भी जो पहली विकेट गिरी है वो रन आउट था। मोहम्मद वसीम ने ऐसी रॉकेट थ्रो मारी है ना कि बस वो थ्रो की स्पीड से आउट हुआ है वो बस। तो ये जो एक आउट हुआ है ना, उसके बाद फिर ऐसे 62 पे दो हुए, फिर आगे चल रहे ऐसे करके इनकी विकेटें ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े गैप्स के बाद गिरती गई, और कोई ऐसी बड़ी इनिंग जैसे मिसाल के तौर पे लगनी चाहिए थी ना 80 रन की, 100 रन की, वो नहीं लगी, वरना सबने कंट्रीब्यूशन दिया है तो जाके 280 तक पहुंचे। तो कमिल मिशारा भी अच्छा खेल रहा था, उसको जो है वो स्टंप किया बड़े माइन्यूट मार्जिन से रिजवान ने। इसमें रिजवान की एक्सीलेंस थी, बॉलर से ज्यादा रिजवान की विकेट बनती है, उसने जिस तरीके से बॉलिंग की। और उसके बाद फिर कुसाल मेंडिस था। कुसाल मेंडिस से यार पूरे मैच में रन ही नहीं हुए, पूरे टूर्नामेंट में रन ही नहीं हुए। 20 रन कर भी लिए, फिर भी बेचारा जो है वो अबरार की एक बॉल पे कैच देके चला गया मिड विकेट पर। तो ये आउट हुआ। सदीरा समर विक्रमा, इसको आउट तो कर दिया हारिस रऊफ ने, लेकिन यार ये बैट्समैन बड़ा तगड़ा है यार। इसने एक पुल शॉट मारा था हारिस रऊफ को, जितनी तेज बॉल थी उससे ज्यादा जोर का शॉट मारा था। और इसकी जो टेक्निक है ना, ये प्योरली ओडीआई टेलर मेड टेक्निक है। शायद टेस्ट का भी बेहतरीन प्लेयर होगा, लेकिन ओडीआई के लिए तो भाई ये 40-50 रन बीच में जोड़ के हर मैच में जा रहा है। बहुत जबरदस्त प्लेयर है ये। और फिर चरिता श्रीलंका आया, उसको एलबीडब्ल्यू कर दिया अबरार ने। जनित लियानगे को मोहम्मद वसीम ने आउट किया, मिड विकेट पे कैच हो गया ये। तो ये भी अच्छा खेला है भारत। बाय द वे यही इनका सबसे हाईएस्ट स्कोरर था। और ये जनित लियाना के ये एशिया कप में भी था, और उसको थोड़े बहुत मैचेस भी मिले, इंडिया के खिलाफ भी एक लास्ट मैच मिला था। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई इतना इम्प्रेसिव ऑलराउंडर होगा, लेकिन इसने इसके बाद बॉलिंग भी अच्छी है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे खेलेगा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस से आउट करेगा अगर पेस नहीं होगा तो ये बड़ा यूजफुल ऑलराउंडर है यार। मतलब ये कि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये एक बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। बैट्समैन पूरा है, और बॉलर भी आप कह सकते हैं 70-80% है, क्योंकि निकाल लेता है ये 7-8 ओवर अच्छे, अगर विकेटें आनी शुरू हो जाए, पिच थोड़ा सा सपोर्ट दे रही हो भाई, ये शर्त है, वरना फिर ये बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाता है। लेकिन यार बड़ा इंप्रेसिव ऑलराउंडर है। मतलब मैं ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दुनिया में जो निकल रहे हैं उसमें ये एक ऐड करना चाहिए। ये अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंट मौके मिल गए ना, ये कुछ ना कुछ बन जाएगा। इसमें वो जरासीम मौजूद हैं अच्छे क्रिकेटर के। अच्छा, उसके बाद फिर कमिंदू मेंडिस ने यार बड़े अच्छे छक्के वक्के लगाए यार, बहुत अच्छी बैटिंग करी इसने। जो प्रॉपर लेफ्टी के शॉट होते हैं ना मिड विकेट पे छक्के, वो वाले मारे हैं इसने। वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, बस वो एक हारिस रऊफ की आप कह लो बॉल तेज थी, शायद पेस से बीट हो गया क्या वो, उसके उसने ये जो फ्लिक मारा तो शॉर्ट लेग डीप शॉर्ट लेग पे कैच हो गया। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वनिंदु हसरंगा, विश्वानंदर चमीरा को भी हारिस रऊफ ने आउट कर दिया था। वनिंदु हसरंगा और प्रमोद मधुशन, ये जो थे ये एंड तक गए। 49th ओवर में नसीम शाह ने एक वाइड कराई, और उसके बाद फिर पहली ही बॉल पे कैच उछल गया वनिंदु हसरंगा का, जो बाबर आजम ने लॉन्ग ऑन पे छोड़ दिया। शुक्र है ये श्रीलंका से ही मैच था भाई, और ओडीआई ऐसा था जिसमें कोई इसमें जो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं था। अगर बड़ा टूर्नामेंट में इस तरह का कोई कैच छूट जाता तो पता नहीं क्या होता। खैर मैं इसको क्या करूं, ब्लेम करूं ना करूं, क्योंकि पिछले मैच में
एक तरीके से कह लो कि बाबर आजम के कैचेस की वजह से ही जीते वो। अगर वो जो उसने क्रूशल कैचेस पकड़े वो ना पकड़ता तो शायद हम जीतते भी ना। तो उसका भी क्रेडिट देना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ा है तो। और ठीक है, चलो बस हो जाती है गलती यार, अब क्या कह रहे हैं। लेकिन वो गलती का रिजल्ट ये निकला है कि जब वनिंदु हसरंगा बचा है तो उसने वहां से 18 रन मारा है। 17 रन कह लो, एक वाइड हो गई, तो टोटल ओवर के अंदर 18 रन निकले, जो कि शायद ना ऐड होते अगर ये आउट हो गया होता तो। क्योंकि आखिरी में 2 टेलेंट थे, शायद 5-6 रन और डाल देते, वो 18 तो नहीं करने थे उन्होंने। लेकिन इसने अच्छा खासा ठीक ठाक पिटाई लगा दी। तो ये इनकी जो टोटल बैटिंग है वो जाके 288 पे रुकी। इसमें 18 रन आखिरी ओवर के हैं। अगर मैं 18 रन की जगह 8 रन कर लूं, ठीक है, तो ये 278 पे खड़े होते अगर वो कैच हो जाता तो वो कैच बड़ा क्रूशल था तो बाबर आजम ने छोड़ा। लेकिन रात के टाइम बड़ी सर्दी है यार, उधर इतना आसान नहीं है फील्डिंग विल्डिंग करना, मुश्किल है। तो बहरहाल वो छूटा, कैच नहीं छूटना चाहिए था लेकिन छूट गया, खैर है। फिर आ जाओ भाई पाकिस्तान की बैटिंग पे। फखर जमान और साइम अयूब को मिल गई अपने जैसी विकेट, जो बिल्कुल पाटा विकेट होती है, सीमेंट की तरह। बॉल यूं जा रहा हो, बस कोई विकेट कुछ नहीं कर रही हो, बल्ले पे सीधा सीधा है। तो वहां पे इन्होंने सूतना शुरू करा दोनों ने। ये 7 ओवर में 70 रन पे बैठे हुए थे, 10 रन पर ओवर मार रहे थे। तो वहां से फिर साइम अयूब आउट हुआ। फखर के 2 कैच छूटे भाई स्पिनर पे। अब आप क्या करें इस पे, इसको ब्लेम करें क्या करें, क्योंकि नहीं मारता तो पावर प्ले का यूज नहीं कर पाता। एक तरीके से आप कह लो कि जो हम ने अच्छा चेस किया है उसका एक रीजन ये भी तो है ना कि पहले 8 ओवर 7-8 ओवर में पीटा है इनको। तो वही जो रन रेट था उसने हेल्प किया 300 चेस करने में। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा अप्रोच तो ठीक थी, पावर प्ले तो यूज करना पड़ेगा, उसने किया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी फखर जमान को, मैं फखर जमान की खास तौर पे बात करना करना चाह रहा हूँ। ये क्या कर रहा था, ये 35-40 रन के बाद जो है ना, इसके अंदर कुछ होने लगता है कि मैं बस मारूं, बस मैं मारूं, जैसे पता नहीं 5 ओवर रह गए 10 ओवर रह गए। इस बार इसने क्या किया, जो अकल वाला काम था, कि इसने अपने शॉट्स को रोका और सिंगल डबल करके बाबर आजम के साथ कोई 20-25 रन की पार्टनरशिप लगा ली। ठीक है, यही इसने पिछले मैच में नहीं किया था, जो मैं कह रहा था। तो 58 पे आने के बाद, जब 58 पे ये खड़ा था, उस वक्त इसकी बॉलें 82 हो चुकी थी, 82 बॉलें खेल चुका था ये। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये वापस आया है, 82 के बाद अगली 10 बॉलों में इसने 78 लगा दिया, मारा दबा के, छक्के भी मारे चौके भी मारे, सब ठाठ ठाठ हूँ। छक्का मेरा ख्याल नहीं मारा, चौके मारे, मारे इसने दबा के शॉट्स। तो यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको जल्दी किस बात की है। अगर 5.5, अगर 6 से नीचे का रन रेट लगा हुआ है, 4 टारगेट लगा हुआ है, ठीक है, या तो 350 हो ना, तो फिर मैं बोलूँ हाँ यार 30 रन के बाद मारना है। लेकिन अगर स्कोर 300 से नीचे है तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई, आप 40 रन तेज खेल चुके हो, ठीक है, अब यहां से मजीद 40 रन तेज क्यों खेलना है, T20 थोड़ी है। आप 20-25 रन बीच में आराम से खेल सकते हो, रन रेट ऊपर भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर तुम खड़े हुए हो भाई, अगर आप खड़े हुए हो 78 रन पे, 70 रन पे या 60 रन पे, तो वहां से तो आप किसी को भी चार्ज कर दोगे ना। फिर आपके हाथ में, आपको जैसे चार्ज करना है कर देना। मेन चीज जो मिसिंग थी आपकी बैटिंग में वो पार्टनरशिप थी, जो आप नहीं लगा रहे थे। और फखर जमान की ही पार्टनरशिप की वजह से, क्योंकि फखर जमान दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, विकेट देखी नहीं गया था, बाबर भी आया तो वो कंफर्टेबल रहा, उसने बोला यार ये बंदा देखेगा, मैं अपना आराम से सेट होता हूँ। उसने भी टाइम लिया अपना, वो सुकून से सेट हुआ। तो ये होता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 45 रन पे आप 40 रन करके 35 रन करके पता नहीं क्या हो जाता है एकदम, मैं यूं मार दूं, मैं आगे निकल जाऊं। अरे भाई क्या हो गया यार, कोई रन रेट मांग रहा है क्या आपसे? आपको सिर्फ और सिर्फ विकेट पे टेकना है यार, 50-60 रन के। जब 30 रन कर गए हो तो 60 ले जाने के बाद सोचो भाई मारने का। जब 60 पहुंच जाओ फिर मारो। पावर पावर प्ले मार लिया ना, अब 30 रन के बाद थोड़ा सा बिल्ड कर लो यार, आगे आगे ले जाओ थोड़ी, नहीं 50 कर लो, 60 कर लो, 60 के बाद फिर मार लो, आउट हो जाओ तो हो जाओ।
अब 78 पे आउट हो गए, कोई गम नहीं है, हो गए कोई बात नहीं, काम कर दिया आपने जो करने का था। आपको पावर प्ले में मारना था और उसके बाद आपने थोड़ी देर स्टिक करना था, और स्टिक करने के बाद फिर आपने मारना था। तो आपने थोड़ा सा मारा एंड में, फिर आप आउट हो गए, कोई बात नहीं। आपका जो अप्रोच थी गेम की वो बिल्कुल ठीक थी। यही हम आई आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, फखर जमान की बात बार बार इसलिए करनी पड़ती है कि यार देखो, हम पाकिस्तानी किसको देखें मैच जीतने के लिए? जैसे इंडिया में होता है, जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहा होता है, या कोई अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल, जो भी, शुभमन गिल तो खैर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी लड़के जो हैं वो उनके खेल रहे होते हैं, जो कि तिलक वर्मा है, जैसे मैच विनिंग बारियां खेलता है, तो वो सारे के सारे, हम वो इंडिया की टीम देखती है उनकी तरफ कि यार हम हमें ये जिता के देगा। विराट कोहली खड़ा होता है तो वो उम्मीद लगाते हैं, रोहित शर्मा खड़ा होता है बोलते हैं यार ये करेगा। वो एक साइकोलॉजिकली उसकी तरफ सारी की सारा उम्मीद चली जाती है। हम उम्मीद साइकोलॉजिकली लगाते ही बाबर और फखर से, साइम से उम्मीद नहीं लगाते। साइम तो फ्री हैंड दिया, अब हमने भाई मार जाके, तुझे जो करना है कर। हालांकि अब उस पर भी जिम्मेदारी आती है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा यंग है, हम सीनियर को पे डालेंगे मैच यार, कि आप जो है वो मैच को आगे लेके जाओ, जो मैच को आगे बढ़ाना है वो आप बढ़ाओ। अब जब कोई सीनियर इस तरीके का शॉट मार के आउट होता है ना कि यार 40 रन कर लिए, उठा मारा आउट हो गए, तो फिर उधर अफसोस होता है कि यार देखो, एक आराम से एक इनिंग जिसमें मुश्किल वक्त निकल चुका था, 40 के बाद उसे 80 में कन्वर्ट करना था, लेकिन ये बंदा, क्योंकि इसके अंदर कुछ रश ऑफ ब्लड है कि जी मैं तो मारूंगा, मैं तो बस उड़ा के फेंक दूंगा, बॉल फाड़ दूंगा, उस चक्कर में विकेट दे के आ गए। तो आज आपने जो अप्रोच अपनाई है ये बेस्ट अप्रोच है भाई, इसी तरह चलो आगे। अभी अगला भी मैच पड़ा है, अगर मिले, वैसे तो बेंच को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर मिले तो भाई इसी तरह जाना, 30-35 तेज कर लो, उसके बाद इनिंग बिल्ड करो। अभी बाबर का 100 हो गया, आपका भी 100 आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए भाई, मारो 100। लेकिन अप्रोच परफेक्ट थी, जो चेज में होनी चाहिए ना वो अप्रोच थी। ठीक है, कैच गए, 3 गए, 4 गए, वो मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूंगा कि आप खेले ठीक हो, उसके बाद गलत शॉट लग जाए। अप्रोच ठीक, अगर शॉट गलत खेलने आता ना बंदा, फिर मुझे गुस्सा चढ़ता कि इस वक्त इस शॉट की क्या जरूरत थी। अभी आप बिल्कुल सही गए हो, सही वक्त पे सही एक्सीलरेशन किया आपने, और सही वक्त पे स्ट्राइक रोटेशन भी की है, रन रेट भी ऊपर चढ़ रहा था, नो प्रॉब्लम, आप अपने सिंगल डबल पे लगे रहे, परफेक्ट अप्रोच। ठीक है, तो गुड जॉब। लोग अभी ये बात तो कर रहे हैं कि बाबर आजम ने जो है वो बहुत अच्छा खेला है, बिल्कुल अच्छा खेला है, नो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहिए। 290 का स्कोर चेज में डाल देना और जीत जाना, यही तो हम एक्सपेक्ट करते थे बाबर आजम से, कि विनिंग कॉज में 100 आना चाहिए, वो आ गया। तो हम बोलेंगे जी बेस्ट बेस्ट नॉक खेली आपने, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, जितनी तारीफ करनी है, जितने लफ्ज लिखने हैं ना अच्छे तारीफ वाले, वो सब लिख दो बाबर आजम के लिए, बिल्कुल बनते हैं। विनिंग कॉज में आया तो बनते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे एक सपोर्ट हल्की सी छोटी सी फखर जमान की भी है, क्योंकि फखर जमान ने वो स्टार्ट दिया है 10 रन पर ओवर का, जिसके बाद अगर आप गिरते गिरते 6 पे भी आए हो तो आराम से चल गया मामला, आपको सेट होने का मौका मिला। वरना अगर फर्ज कर लो वो भी शुरू से 6 लेके चला होता, और फिर बाबर आजम और बाकी प्लेयर आगे थोड़ा सा और गिरा देते, तो फिर तो ये मैच भी बहुत ट्रिकी हो जाता। तो ओपनर्स का काम है इसमें, इसमें कोई वो नहीं है, मोमेंटम उन्होंने सेट किया है। साइम, इवन देन साइम ने भी, साइम भी एक वक्त जो है वो 13 बॉलों पे 24 रन पे या 25 रन पे खड़ा हुआ था, वो भी स्ट्राइक रेट उसका बिल्कुल सही जा रहा था, मारते मारते ही आउट हुए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पावर प्ले होता ही मारने के लिए, ठीक किया। तो खैर ये हो गई बात। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान जो है उसने भी अच्छा सपोर्ट दिया, 51 तक किया उसने। शुरू में वो भी हल्के खेल रहा था, ऐसा ऐसा करके वो पिक करता गया, उसने अपना रन रेट समझ लिया था कि मैंने कैसे जाना। ये मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे एक्सीलरेशन की जरूरत थी उसने की, और बहुत सेंसिबली हसरंगा के ओवर बीच में से निकाल दिए, हसरंगा को फिर चार्ज नहीं किया। ये थी, ये वो अप्रोच थी जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार कि यार सेंसिबल गेम हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आता, आज वो नजर आया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जी आप ड्यू को भी फैक्टर इन करोगे, बाकी सारी चीजों को भी फैक्टर इन करोगे, ठीक है, ड्यू होती है, लेकिन ड्यू तो फिर हर मैच में होगी ना। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ओडीआई होगा डे एंड नाइट का जिसमें ड्यू ना हो? ड्यू तो हर जगह होगी, पाकिस्तान क्या इंडिया में भी होती है। तो ये तो एक ऐसा चीज है जिसको जो अवॉइड ही नहीं हो सकती।
अगर एशिया में क्रिकेट है, इवन मिडिल ईस्ट में अगर क्रिकेट है, दुबई में और शारजा वगैरह में, उधर भी है। तो अब ये कहना है कि ड्यू का एडवांटेज, ड्यू ठीक है एडवांटेज होता है, लेकिन फिर वो एडवांटेज किसी की तरफ भी जा सकता है ना, हमारी तरफ भी जा सकता है, उनकी तरफ। अब जब उनके पास एडवांटेज आया था तो हम मैच जीत गए। उन्होंने भी तो 280 किया, हमने भी तो 300 किया था, 299। तो उनसे नहीं बना, वो ड्यू में ही चेज कर रहे थे ना, नहीं बना उनसे। तो ड्यू इज अ फैक्टर, इसको मैं कोई गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक प्लेयर कैसे खेल रहा होता है ना, ये भी बहुत ये मैटर करता है। आज बाबर आजम की सबसे अच्छी चीज जो थी ना, वो ये थी कि वो शुरू में 50 तक तो बहुत आराम से केयरफुल चला है, ठीक है। 50 के बाद ये मेरी फिक्र ही खत्म हो गई थी कि यार अब बाबर आजम विकेट देगा, क्योंकि वो फिर एक ऐसे फ्लो में चला गया था कि रन्स निकल रहे थे बस। और वो 50 से कब 90 आया मुझे पता ही नहीं चला, बस आ गया वो एकदम से। और उसने क्या किया, कोई क्या उसने बहुत तेज खेला है, कोई छक्के वक्के मारे हैं, चौके बहुत तेज, बहुत ज्यादा चौके मार दिए नहीं, कोई कवर ड्राइव राइवर ने खेली है पर बहुत ज्यादा नहीं खेली। तो क्या किया उसने, उसने इनिंग लेके चला वो। और वो 50 के बाद सेटल ऐसा हो गया था कि एज अ व्यूअर मुझे पता था, ये पता नहीं क्यों ये देख के कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार अब नहीं आउट होना उसने। हसरंगा ने उसको बार बार वहीं पे बॉल की जहां से वो एलबी हो जाएगा, लेकिन वो उसने दिया ही नहीं एलबी उसे। तो 50 के बाद ही वॉज अ डिफरेंट बाबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर का जो जिंक्स था ना, वो जो जहां वो अटक रहा था, शायद वो 40 50 रन का ही मार्क था, क्योंकि वो 50 तक ही फंस रहा था। जैसे ही उसने 50 किया है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट बैट्समैन लगने लगा। उसके बाद उसके पुल शॉट भी लग रहे थे, कट शॉट भी पहले भी लग रहे थे, लेकिन पहले वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली केयरफुल हो रहा था, बाद में तो वो ऐसा खुले शॉट मार रहा था यार। तो मैंने ये देखा है भाई, बाबर आजम ना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली चीजों को लेने वाला प्लेयर है। जो चीजें उसके माइंड में चल रही होती है ना, वो उसके गेम में आ जाती हैं। ये मैंने देखा है। जब उसके ध्यान में ये होता है कि मैंने 50 करना है, तो फिर वो 50 अजीब तरीके से हो रहा होता है। लेकिन जब उसका 50 हो गया, तो वो बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल रिलैक्स्ड गेम लग रहा था। वो तो फिर ऐसा लग रहा था कि सामने वाली टीम कुछ नहीं कर सकती है अब इसका। अब तो ये जाएगा ही जाएगा 100 पे, कोई नहीं कर आउट कर सकता उसको। हसरंगा ने हर बॉल ट्राई किया जिसपे आउट होता है, और होता है वो आउट, नहीं हुआ आउट। और स्पिन नहीं हो रहा था, स्पिन हो रहा था भाई। ठीक है ड्यू था, मान रहा हूँ बहुत ड्यू था, लेकिन स्पिन हो रहा था, फिर भी नहीं दी उसने विकेट। तो खैर बहरहाल, आज जितनी तारीफें करनी है बाबर आजम के बारे में वो बनती हैं, किसी कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। और फिर एंड में दोनों भाइयों ने एक दूसरे की, एक ने अपनी 100, एक ने 100 करवा दी और दूसरे ने उसको 50 करवा दिया। अच्छा, इस पे बस एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा कि अगर तो ये 50 रन जो रिजवान के करवाए हैं, उसने बोला भाई मेरा हो गया अब तू कर ले। फिर इससे पहले रिजवान ने बोला भाई चलो पहले आप अपना 100 कर लो। अगर तो ये चीज मैच की के ऊपर रख के की जा रही होती ना, तो ये बहुत बुरी लगती। बात सारी ये थी कि मैच लड़कों ने कंट्रोल में ले लिया था, उसके बाद उन्होंने बोला चल भाई तू भी कर ले मैं भी कर लूं। इस पे हमें कोई एतराज नहीं भाई, कोई बात नहीं, कर लो, पहले मैच है। अगर आपका मैच लगा होता और आप ये अपने सिंगल डबल में कि तू भी कर ले मैं भी कर लूं, फिर हम टारगेट करें, अगर ये करते ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ आधी कौम तारीफ कर रही होती, क्योंकि फिर भी कुछ हैं तो फैंस करेंगे। आधी कौम जो है ना, फिर वो किसी और तरह बात कर रही होती। लेकिन आज अच्छी चीज ये हुई है कि आपने पहले मैच को पकड़ के कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। और मैच को कंट्रोल में करने के बाद फिर आप अपने अपने 100 पे गए हो, 100 पे गया वो 50 पे गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स करने बिल्कुल करो मैच पकड़ने के बाद। तो ये एक ऐसा आइडियल मैच है जिसके बाद मतलब है कि बहुत सारी चीजें ना शेप में होती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं वैसे बात करूं, माइक हेसन की यार इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस आदमी का पाकिस्तान की क्रिकेट में चीज़ों को शेप अप करने में, जो कि बहुत तितर बितर हो गई थी।
और मेरे हिसाब से वो तितर-बितर होने में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ था, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। उसके बाद चीज़ें तितर-बितर नहीं होनी चाहिए थी, तबाह हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद से जब से ये माइक हेसन आया है, इसने चीज़ों को जब से कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना शुरू किया है, हमें कोई प्रोसेस नज़र फेलियर उसको भी आ रहे हैं। हसन नवाज को डाला, फेल हो गया। लेकिन एक अच्छे आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी की निशानी ये होती है कि जब वो फेल हुआ तो उसने माना कि मैं फेल हुआ और उसने उस बंदे को दोबारा भेजा और उसको रिप्लेस कर दिया। आ जाएगा वो भी वापसी। लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ जी मेरे से गलत चॉइस हो गई, इस बंदे को हम साइड पे करते हैं, थोड़ी देर के लिए लेंगे वापसी, इस पे नजर रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस स्पेस को इस आदमी से फिल कर लेते हैं। ये एक बड़े कैरेक्टर के इंसान की निशानी होती है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ जी मैंने एक फैसला लिया तो बड़े कॉन्फिडेंस से था, लेकिन हो गया फेल, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ अपनी गलती और मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। तो माइक हेसन का इस टीम को फॉर्म करने में, नए लड़कों को इंट्रोड्यूस करने में, आकिब जावेद का भी रोल है वैसे। लेकिन आकिब जावेद जब हेड कोच थे ना, तो वो तबाही कोच थे भाई। मैं तो उनको हेड कोच नहीं कहूंगा, वो हेड एक थे, हेड एक, समझ रहे हो ना। हेड कोच तो नहीं थे वो कहीं से भी, कोई काम ठीक नहीं किया भाई उन्होंने हेड कोच बन के। जब से वो चीफ पीछे से सेलेक्टर बने हैं, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रोल है उनका, वो वही कर लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सिलेक्शन में अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को कोई 3-4 स्पिनर दे दिए हैं, 3-4 मिडिल ऑर्डर बैटर दे दिए हैं। अभी हसीबुल्ला भी इंट्रोड्यूस हो गया है, अब्दुल समद आ गया है, हसन नवाज भी ऐड हुआ था, ठीक है फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिया था उन्होंने, बहरहाल सेलेक्ट तो किया था। और फिर उसके बाद आप उसको ले लो, क्या नाम है, ओपनर्स को कॉन्फिडेंस दिया, साहबजादा फरहान को रेगुलर रन दिया, उसने भी डिलीवर करके दिया आपको T20 में। तो पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स होते थे ना, जिसको हम डिस्कस करके परेशान होते थे कि यार ये चीज सेट नहीं हो रही, अब हम ओपनिंग देखते हैं, शेप अप हो रही है। अब हम मिडिल ऑर्डर देखते हैं, सलमान अली आगा है, रिजवान है, नीचे आपका अभी शायद अब्दुल समद आएगा, उसको देखना पड़ेगा कैसा है। तो ओडीआई की टीम तो बड़ी अच्छी से, फिर नवाज है, फिर फहीम है, तो आपका मिडिल ऑर्डर भी अच्छा शेप अप होता नजर आ रहा है। फिर आपका स्पिन डिपार्टमेंट, तीन दो दो तीन तीन ऑप्शन हो गए हैं, चार चार, एक बंदा तो आपने पीछे कर दिया अभी। वैसे ज्यादती है, पीछे नहीं करना चाहिए सुफियान को भाई, उसको भी इन करो, आगे लाओ। परफॉर्म करते करते क्यों बाहर हो रहा है वो। तो अगर आप उसको ऐड कर लो, उस्मान तारिक को भी रख लो, अबरार को भी रख लो, और क्या कहते हैं, फिर नवाज खुद है स्पिनर, फिर साइम भी आज थोड़ा बहुत हैंड दे देता है स्पिन में, तो आपकी स्पिन भी बहुत अच्छी शेप अप हो रही है। सलमान अली आगा थोड़ी बहुत विकेटें ले लेता है कभी कभी, एकदम से आगे हैंडी विकेट्स दे देता है वो। तो ये आपका स्पिन भी अच्छा शेप अप हो रहा है। फास्ट बॉलर्स में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तो तीन हो गए। उसके बाद आता हो सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम तो चलो पहले का है, लेकिन चलो मौका तो मिल रहा है उसे। तो सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम, और अभी पता नहीं शायद और कोई आया ना आया, लेकिन बहरहाल ये दो बॉलर भी आपने ऐड कर लिए हैं अच्छे, ठीक है। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि ये ये एक कोच का काम होता है कि आपके लिए एक हेल्दी पूल तो क्रिएट करे ना, जहाँ से आप लोगों को पिक कर सके, बोल सकें यार इसकी अच्छी फॉर्म है, इसको उठा लेते हैं, ये अच्छी फॉर्म नहीं है, इसको पीछे कर देते हैं, इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को पीछे कर देते हैं। जो दौर हमने काला दौर देखा है बाबर आजम के टाइम का, जब वो कप्तान था, वो अपने पीछे के बंदे ही शॉर्ट कर देता था। बस जो जो हैं 11 वही हैं, जो जो 13 3 रखे हुए हैं रिजर्व में वही हैं, पीछे है ही कोई नहीं। और वही खेले जा रहे हैं, वही जिम्बाब्वे खेल रहे हैं, वही आयरलैंड खेल रहे हैं, वही ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, वही इंडिया से खेल रहे हैं। अबे पीछे की ब्रांच ही नहीं चेक हो रही। तो ये जो है, अच्छा एक नाम भारत में लेना भूल गया, फैसल अकरम भी है हमारा स्पिनर। तो फैसल अकरम भी जो है उसमें ऐड होता है स्पिनर्स की लिस्ट में। तो आप ये देखो कि मैं ये बोलूंगा कि माइक हेसन मुझे बहुत पूरी तरह कमिटेड लगता है यार पाकिस्तान को। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ यार कि पाकिस्तान उसको इज्जत दे, और वो जो करना चाह रहा है उसे करने दे। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओडीआई
सीरीज उठा चुका है माइक हेसन के साथ, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट है। अब माइक हेसन का एक आखिरी टेस्ट बाकी है, और वो है कि भैया इतने अच्छे स्पिन लाइनअप में शादाब को कैसे फिट करोगे आप। नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि भाई अब अबरार की बॉलिंग देख लो आप, 3 आउट 3 खा गया आज वो। आज का मैच बना के ही उसने और हारिस रऊफ ने दिया आपको, यार उन्हीं की वजह से ये 280 रुक गया, और नहीं तो जा रहा था, 300 क्रॉस था ये। 9 रन पर ओवर, 43 ओवर्स के बाद 9 रन पर ओवर या 8 रन पर ओवर पे 309 बन रहा था प्रोजेक्टेड स्कोर, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। तो मैं, ये माइक हेसन का टेस्ट है कि वो शादाब को क्या फिर भी जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेगा, या प्रोफेशनलिज्म देखते हुए जगह नहीं बनती और जो परफॉर्म कर रहा है उसको आगे करेगा, ये देखना है। माइक हेसन का बहुत बड़ा टेस्ट अभी भी बाकी है शादाब की शक्ल में, क्योंकि इन लोगों की जो इस्लामाबाद वाला यूनिट है, इसको बड़ी ठेस पहुंचेगी अगर ये नहीं सेलेक्ट होता है तो शादाब। तो लेकिन देखना पड़ेगा ये क्या सिलेक्शंस करता है। तो बहरहाल आज का मैच बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान को मुबारक हो, बाबर आजम को मुबारक हो। बड़ी ही जो है वो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने बड़ी अच्छी की है, और पोस्ट मैच एक छोटा सा इंटरव्यू जो हुआ उसका, वो पीसीबी ने अपलोड की थी वीडियो, वो भी उसने लिया कि जी हमने प्लान किया था जी, पहले हम अपना मैच पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अपने टारगेट्स पे। तो यार ये अप्रोच थी भाई, हम भी यही समझा रहे थे, हम भी यही समझा रहे थे, इट इज नॉट बाबर फर्स्ट, इट इज पाकिस्तान फर्स्ट। पहले पाकिस्तान को मैच पकड़ के दे दो, फिर 200 करो, कोई अफसोस नहीं है। तो ये शुक्र है आपको समझ में आ गया 31 साल की उम्र में। और एक बस और रिकॉर्ड अपडेट है, और वो ये है कि भैया 20 सेंचुरी सबसे ज्यादा सईद अनवर की थी ओडीआई की, 31 मैचेस में इक्वल, 31 साल की उम्र में इक्वल कर दिए भाई इसने। ये तो अगर 8 साल खेलेगा, ये तो सेंचुरीज का वो रिकॉर्ड छोड़ के जाने वाला है ओडीआई में, बाबर आजम। देखो कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, उसके हिस्से में इज्जत है। और उसका एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जेस्चर भी था, जब उसने 100 किया है तो उसने पूरे क्राउड को वेव किया है और थैंक यू किया है एक तरीके से। उसको अपना डग आउट की तरफ, उसने पवेलियन की तरफ हाथ करके थैंक यू किया है। मतलब वो बजाय इसके कि वो अपने लिए प्रेज ले, वो लोगों को थैंक यू कर रहा था, अपने फैंस को थैंक यू कह रहा था कि यार, क्या मुझे जो समझ में आया वो यही था कि यार वो बुरे वक्त को में आप मेरे साथ खड़े थे, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो बहुत ही ह्यूमिलिटी और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड एग्रेशन उसकी सेलिब्रेशन में नजर आई है, और बड़ा मेच्योर लगा खेलने के बाद। खेल के दौरान तो मेच्योर लगा ही लगा, खेलने के बाद और 100 करने के बाद ज्यादा मेच्योर लगा। तो ये एक जो बदलाव आया है उसके अंदर, अल्लाह करे ये बेहतर हो, और वो पाकिस्तान के लिए और फ्रूटफुल हो। और ये जो इसने झटके लिए हैं और जो यहाँ से सीख के निकला है, अब ये फॉर्म आगे जानी चाहिए, बस अब ग्राफ ऊपर यूं ही होना चाहिए। ग्राफ चलो अगर नीचे भी आता है ना, तो फिर वो दोबारा ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस अब बाबर आजम का वो जो मसला था कि जी सो नहीं आ रहा, सो नहीं आ रहा, आज वो मसला खत्म हो गया। मेरी वीडियो आज यहीं तक है, बस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।